हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी का सेक्शन जो चल रहा था, तो बायोलॉजी के चैप्टर जो हम लोग पहला चैप्टर पढ़े थे, अमाशय तकर। चैप्टर का नाम है जय परक्रम एवं पोषण। ये 8वां वीडियो है, पहला चैप्टर का 8वां वीडियो है बायोलॉजी का, और एक क्लास 10 के लिए है। तो हम लोग पढ़ लिए थे माउथ यानी मुख गुहा के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। मुख गुहा किसको कहते हैं, मुख गुहा में कितने भाग होते हैं, यानी जीभ और दांत, ये दोनों के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद ग्रासनी के बारे में पढ़े थे। फिर ना आगे तीसरा जो पॉइंट था वो ग्रास नली था, ये पढ़ लिए थे। और अमाशय भी हम लोग पढ़ लिए थे, लेकिन अमाशय से कुछ रिलेटेड और चीज़ बच गया था, उसको आज कवर करने वाले हैं और आगे भी मतलब बताने वाले हैं। तो आप वीडियो के एंड तक देखते रहिएगा, यानी रहिएगा, तभी आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे अमाशय, जो कि अमाशय हम लोग पढ़ लिए थे कि यह जो है एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है, जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ में दिशा में क्या होती है, फैली होती है। इसके 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ये ग्रहणी, जेजुनम, इलियम नहीं, ये होता है फुंडी, कार्डिया और पाइलोरिक। ये 3 गो होता है, पाइलोरिक, फुंडिक और कार्डिये, ये 3 गो भाग होता है। तो हम लोग इतना पढ़ लिए थे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि जठर रस या अमाशय रस किसको कहते हैं। अमाशय रस पहला पॉइंट है कि अमाशय रस या जठर रस किसको कहते हैं। ये जो है अमाशय से ही कुछ मिलता है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेप्टिक अल्सर की पेप्टिक अल्सर किसको कहते हैं। अल्सर मतलब घाव होता है, पेप्टिक मतलब पेट में, यानी पेट में जो घाव होता है उसी को पेप्टिक अल्सर कहते हैं। और एक घाव कहाँ पे होता है, ये हम सारे चीज़ बताने वाले हैं। तो वीडियो के इन तक देखते रहिएगा। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जठर रस या अमाशय रस किसको कहते हैं। जठर रस या अमाशय रस किसको कहते हैं। तो देखिए, अमाशय के जठर ग्रंथि से एक विशेष रस का स्राव होता है, जो भोजन की उसे जठर रस या अमाशय रस कहते हैं। स्राव होता है उसे क्या कहते हैं, तो जठर रस या भोजन जो अमाशय ग्रंथि है उसे एक विशेष प्रकार के रस का स्राव होता है, जिसे कौन कहते हैं, अमाशय रस या जठर रस। वो देखिए, मनुष्य के अमाशय से प्रतिदिन यानी एक दिन कहे तो एक दिन 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। कितना होता है, ये 3 लीटर। अब देखो, मनुष्य के आहार नाल से स्राव होने वाला जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा और म्यूकस रहता है। ये देखिए, हम लोग जो जठर रस से स्रावित होने वाला जो रस है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि यह कहाँ से स्रावित होता है, तो यह अमाशय ग्रंथि से। कहाँ से, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अमाशय ग्रंथि से यह स्रावित होता है। प्रत्येक दिन यह प्रत्येक दिन कितना स्राव होता है, तो 3 लीटर। कितना स्रावित होता है, 3 लीटर। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि लार ग्रंथि जो है वो एक दिन में यानी प्रत्येक दिन कहे तो प्रत्येक दिन लार का स्राव 1.5 लीटर होता है। कितना होता है, 1.5 लीटर। ये नहीं बताए थे जब हम लार पढ़ा रहे थे, तो ये चीज़ हम लोग नहीं बताए थे। तो इसमें जो प्रत्येक दिन कितना स्रावित होता है, तो 1.5 लीटर होता है। किसका स्राव होता है 1.5 लीटर, तो लार ग्रंथि का 1.5 लीटर स्राव होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रत्येक दिन 3 लीटर किसका 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है हमारे अमाशय से। और उसमें कौन सा अम्ल रहता है, तो सबसे पहले रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
इसको हम लोग HCl भी कहते हैं, HCl। उसके बाद इसी में जठररस में ही रहता है, क्या रहता है, तो श्लेष्मा रहता है। क्या रहता है, श्लेष्मा रहता है। उसके बाद श्लेष्मा, उसके बाद पेप्सिनोजिन। तो ये जो तीन गो, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, यही तीन गो जो है जठररस के साथ में स्राव होता है, यही तीन गो स्राव होता है। तो हम लोग देखें कि जठररस किसको कहते हैं, तो जो अमाशय के जठर ग्रंथि से एक विशेष प्रकार की क्या होता है, रस या अम्ल का स्राव या ग्रंथि का स्राव होता है, जिसे क्या कहते हैं, ग्रंथि का नहीं, एक रस का स्राव होता है, जिसे क्या कहते हैं, अमाशय रस कहते हैं, या अमाशय ग्रंथि। इसके बाद हम लोग क्या प्रत्येक दिन, एक मनुष्य के प्रत्येक दिन 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। कितना, तो 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है प्रत्येक दिन, 3 लीटर। उसके बाद इसमें क्या चीज़ रहता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, श्लेष्मा, पेप्सिनोजिन, ये ही 3 गो चीज़ रहता है। तो हम लोग ये चीज़ देख लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं कि पेप्टिक अल्सर किसको कहेंगे। पेप्टिक अल्सर किसको कहते हैं, हम लोग यहाँ से देखते हैं कि पेप्टिक अल्सर किसको कहते हैं। तो हम लोग क्या होता है कि जब हम लोग लंबे समय तक हम लोग भूखे रह जाते हैं, तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाता है, और इसको सारे चीज़ का कंट्रोल कौन करता है, तो श्लेष्मा या म्यूकस की कोशिकाएं इसको क्या करता है, कंट्रोलिंग करता है, यानी उसको पचाने का काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पचाने का कार्य करता है, स्मूथ बनाने का कार्य कौन करता है, श्लेष्मा या म्यूकस की कोशिकाएं उसको स्मूथ बनाता है, यानी चिकना बनाता है, जिसके वजह से हमारे पेट में किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होता है। उसके बाद जब हम लोग भोजन करते हैं तो उसके साथ भी पाचन की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ बताते हैं कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अम्ल है, यानी एसिड है। अगर हम लोग के त्वचा पर अगर बाहरी जो कृत्रिम रूप से बनाया गया जो एसिड है, अगर हम लोग को त्वचा पर वो पड़ जाए तो त्वचा को क्या कर देता है, जला देता है, छेद कर देता है। तो जब हम लोग बाहर या, और ये तो अंदर की बात है, अंदर में अगर उसको कंट्रोल नहीं करने के लिए, अगर निष्क्रिय नहीं करने के लिए अगर कोई चीज़ रहेगा, तो हमारा पेट का पूरा क्या हो जाएगा, नुकसान पहुंच जाएगा। तो इसी की वजह से म्यूकस या श्लेष्मा ये कोशिका है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। लेकिन अब ज़्यादा दिन हम लोग भूखे रह जाते हैं, जिसके वजह से श्लेष्मा और म्यूकस की कोशिकाएं कम हो जाती है, और हाइड्रोक्लोरिक की अम्लीयता की मात्रा ज़्यादा हो जाता है। तो कहीं कहीं जो हमारे अमाशय है, अमाशय में जो अमाशय है, वो अमाशय में क्या होता है, जो गड्ढा की तरह, यानी छोटा यानी धंसा हुआ घाव निकल जाता है। क्या निकल जाता है, घाव निकल जाता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं कि क्या हो गया है, अल्सर हो गया है। देखिए यहाँ से ऐसे हो गया तो इसी में क्या होता है कि धंसा हुआ, अंदर की ओर धंसा हुआ क्या हो जाता है, घाव निकल जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर। अब यह होता है पेप्टिक अल्सर, इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि यह पेट में होता है। माउथ अल्सर भी होता है, आप लोग देखे होंगे माउथ अल्सर, अंदर धंसा हुआ उजला उजला टाइप मुंह में हो जाता है, जो बहुत दर्द करता है। कहीं कहीं उजला टाइप अंदर धंसा हुआ, कहीं इन्हें निकल जाता है, कहीं ओठ पर निकल जाता है। तो ये जो है ये माउथ अल्सर कहलाता है, और ये होता है अमाशय की दीवार के अंदर होता है, जो धंसा हुआ होता है। तो ये किसके कारण से होता है, ये हम लोग समझ गए, और क्यों कैसे होता है, ये सारे चीज़ हम लोग समझ गए कि पेप्टिक अल्सर किसको कहते हैं। तो क्या हम लोग लिखेंगे, क्या अमाशय के आंतरिक स्तर में कहीं कहीं गोलाकार
अंदर की ओर कुछ धंसा हुआ घाव निकल जाते हैं। ऐसे घाव को अल्सर कहते हैं। और आकार के अमाशय के दीवार में होने वाले इस प्रकार के घाव को क्या कहते हैं? पेप्टिक अल्सर कहते हैं। सबसे पहले कि यह अंदर की ओर धंसा निकलता है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि यह अमाशय की दीवार में होता है। किस में होता है? अमाशय के दीवार में। यह कहाँ होता है? अमाशय के दीवार में। कैसा आकार होता है? गोलाकार। ठीक है, गोलाकार अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। और एक कैसे होता है? तो हम लोग लंबे समय तक भूखा रहने पर। इसका कारण ये भी हो गया कि लंबे समय पर भूखे रहेंगे। अब लंबे समय पर भूखे रहेंगे तो क्या होता है? श्लेष्मा की कोशिका कम होना, ये भी एक प्रकार के कारण है। जब हम लोग लंबे समय तक रहते हैं तो श्लेष्मा की कोशिका क्या हो जाता है? कम हो जाती है। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर के हम लोग शिकार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पेप्टिक अल्सर के शिकार हो जाते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं। इतना हम लोग समझ गए। यहाँ पे लिखेंगे कि HCl की मात्रा अधिक, यानी मात्रा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। किसका मात्रा बढ़ जाता है? तो HCl का मात्रा बढ़ जाता है, जिसके वजह से भी पेप्टिक अल्सर होता है। तो कहेगा कि पेप्टिक अल्सर का 2-3 वो कारण बताया। तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि क्या हो जाता है कि लंबे समय तक और भूखा रहने से पेप्टिक अल्सर हो सकता है। ये भी एक प्रकार के कारण हो गया। श्लेष्मा की कोशिका कम हो जाता है, एक कारण हो गया। उसके बाद HCl की मात्रा अधिक हो जाना। अब यह कहाँ होता है? तो अमाशय के दीवार में होता है। तो हम लोग इतना समझ गए। इतना क्या हो गया? समझ गए। अमाशय समझ गए। अमाशय में से रिलेटेड सारे चीज़ समझ गए। उसके बाद जो है अल्सर होने का प्रमुख कारण HCl का अधिक स्राव होना तथा सुरक्षित रखने वाला म्यूकस यानी श्लेष्मा या म्यूकस की कोशिका मात्रा घट जाना। जठरांश में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल म्यूकस निष्क्रिय पेप्सिनोजिन में बदलता है। जो हाइड्रोक्लोरिक का अम्ल है वो म्यूकस की जो कोशिकाएं हैं वो क्या चीज़ में बदल देता है? याद रखिएगा, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl है वो म्यूकस की कोशिकाएं म्यूकस कोशिका किस में बदल देता है? पेप्सिनोजिन। ठीक है, पेप्सिनोजिन में बदल देता है। कहेगा कि पेप्सिनोजिन में कौन बदलता है? तो म्यूकस की कोशिका किसको बदलता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बदलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किस में बदल देता है? पेप्सिनोजिन में। कौन बदलता है? म्यूकस की कोशिकाएं, जो इसमें जो पाया जाता है अमाशय के दीवार में। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजिन का सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। और फिर इसको क्या कर देता है? पेप्सिनोजिन के क्या किस में बदल देता है? सक्रिय पेप्सिन में। इसको फिर किस में बदल देता है? सक्रिय पेप्सिन में। फिर सक्रिय पेप्सिन एंजाइम भोजन प्रोटीन के साथ कार्य करके पेप्टोन में बदल देता है। फिर जो प्रोटीन के साथ, किस में? प्रोटीन के साथ। यहाँ पे लिखेंगे प्रोटीन के साथ किस में बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। किस में बदल देता है? पेप्टोन में।
पेप्टोन में बदल देता है। किस में बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। आमाशय में प्रोटीन के साथ साथ वसा यानी साथ ही सहित पाचन होता है। कहेगा कि वसा के और प्रोटीन के पाचन कहाँ होता है? तो इसमें होता है आमाशय में। आमाशय में क्या चीज़ के पाचन होता है? तो प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? वसा का पाचन होता है। किसमें? आमाशय में। कहेगा कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो आमाशय में। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो अगला क्या था? अगला था छोटी आंत था। क्या था? छोटी आंत। आगे क्या था? छोटी आंत। और हम लोग देख लेते हैं कि जठर ग्रंथि जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला जठर ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो श्लेष्मा या म्यूकस की कोशिकाएं जो बता चुके हैं। जठर ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं। जो है जठर रस जो है वो कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा सा जगह है, यहाँ पे लिख देते हैं। जो जठर रस होता है वो कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है। जठर ग्रंथि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला श्लेष्मा क्या होता है? श्लेष्मा होता है। श्लेष्मा या इसी को म्यूकस की कोशिकाएं कहते हैं। दूसरा जो होता है भित्तीय या आम्लजन कोशिकाएं। आम्लजन कोशिकाएं। और तीसरा जो होता है वो तीसरा क्या होता है? जाइमोजिन की कोशिकाएं। जाइमोजिन, ठीक है, जाइमोजिन की कोशिकाएं होता है। यानी 3 गो जठर रस कितने प्रकार के ग्रंथि को स्रावित करता है? तो वो 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। जठर रस कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। पहला होता है श्लेष्मा या म्यूकस की कोशिकाएं। दूसरा होता है भित्तीय या आम्लजन कोशिकाएं। और तीसरा जो होता है मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएं। तो ये था हम लोग के इतना एक रूप में। तो हम लोग इतना देख लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं कि छोटी आंत क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे छोटी आंत क्या होता है। छोटी आंत और उसके बाद बड़ी आंत और से अंगन्याशय, ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि छोटी आंत क्या होता है। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा कि छोटी आंत किसको कहते हैं। हेडिंग रहेगा 5वां, छोटी आंत। छोटी आंत। तो यह आहार नल के क्या करेंगे? इसको हम हेडिंग दिए। यह क्या है? आहार नाल के सबसे लंबा भाग है। क्या है? कितना है? आहार नाल के सबसे लंबा भाग। आहार नाल का लंबा भाग कौन है? तो छोटी आंत। छोटी आंत आहार नाल का लंबा भाग। और यहीं पे जो पाचन की क्रिया पूर्ण होता है। पाचन के क्रिया पूर्ण, ऐसे पूर्णतः पूर्ण नहीं होता है, लेकिन पूर्णतः पूर्ण लगभग में पाचन की क्रिया सफल हो जाता है यहाँ पे, यानी पूर्ण होता है। यहाँ पे पाचन की क्रिया क्या होता है? पूर्ण होता है। उसके बाद इसका अगर हम लोग जानते हैं कि इसका लंबाई अगर कहें तो 6 मीटर होता है। इसका लंबाई कितना होता है? लंबाई अगर बात करें लंबाई तो 6 मीटर होता है। कितना होता है? 6 मीटर। वह अगर चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई तो चौड़ाई होता है 2.5 सेंटीमीटर। तो इतना होता है। ये छोटी आंत है। यह आहार नल के सबसे लंबा भाग होता है। और इसका आकार कहे तो बेलनाकार होता है। इसका आकार कैसा होता है? आकार किसका कैसा होता है? बेलनाकार।
कैसा होता है? बेलनाकार। इसका आकार कैसा होता है? बेलनाकार। तो हम लोग इतना देखें कि छोटी आंत क्या है, तो छोटी आंत आहार नाल के सबसे लंबा भाग है। यहाँ पे लगभग पूर्ण पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। इसकी लंबाई जो होता है वो 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है और इसका आकार बेलनाकार होता है। इसका आकार कैसा होता है? बेलनाकार होता है। तो इतना हम लोग देख लिए कि छोटी आंत किसको कहते हैं। तो छोटी आंत जो है वो उसके बाद हम लोग छोटी आंत के भाग अगर बात करें तो भाग अगर बात करें तो भाग इसका 3 भाग होता है। कितने भाग? 3 भाग होता है। कि इसका 3 भाग होता है छोटी आंत के। पहला ग्रहणी, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम होता है। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ठीक है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। पहला क्या होता है? ग्रहणी। दूसरा होता है जेजुनम, और जो तीसरा होता है इलियम। ये होता है इलियम, यानी ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। फिर से देख लीजिए, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। जो ग्रहणी पहला क्या है? पहला है ग्रहणी। दूसरा क्या है? जेजुनम। दूसरा क्या है? जेजुनम। और तीसरा क्या है? इलियम। छोटी आंत कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। पहला ग्रहणी, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। लार ग्रंथि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबलिंगुअल ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि। अमाशय के कितने भाग? 3 भाग। फुंडी, कार्डिये, पाइलोरिक, फुंडी, कार्डिये, पाइलोरिक, फुंडी, कार्डिये। उसके बाद हम लोग बताएं आगे कि जो जठरस कितने प्रकार के होते हैं। तो श्लेष्मा या म्यूकस की कोशिकाएं। उसके बाद अम्लजन कोशिकाएं। और जो तीसरा बताएं, वो तीसरा क्या बताएं? तो तीसरा जो बताएं वो है जाइमोजिन की कोशिकाएं। तो ये सारे चीज़ हम लोग इतना देख लिए। हम लोग ये भी देख लिए थे कि पेप्सिन किस में बदलता है। तो पेप्सिन पेप्टोन में बदलता है, हम लोग लिख दिए थे। उसके बाद आगे है काइम क्या है? काइम क्या है? काइम क्या है या काइम किसे कहते हैं? तो देखिए, अमाशय में भोजन के स्वरूप गढ़े लेई की तरह हो जाता है जिसे काइम कहते हैं। अमाशय, देखिए अमाशय है, ये क्या है? अमाशय है। उसके बाद देखिए यहाँ से ऐसे होता है, उसके बाद यहाँ से ऐसे। तो इसमें जो होता है ये ऐसे भोजन क्या हो जाता है? गढ़े लेई की तरह हो जाता है। कैसा हो जाता है? लेई की तरह हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। तो जो हम लोग भोजन करते हैं तो अमाशय में है वो भोजन क्या हो जाता है? गढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम। ये भी याद रखिएगा, ये छोटा पॉइंट है, याद रखिएगा कि काइम क्या है। तो लिखेंगे कि अमाशय की दीवार में गढ़े लेई की तरह भोजन के स्वरूप, यानी भोजन के स्वरूप गढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। तो इतना चीज़ हम लोग देख लिए। अब आगे जो है वो आगे क्या चीज़ है, आगे देख लेते हैं थोड़ा। आगे जो है हम लोग छोटी आंत देख लिए। अब यकृत है। आगे क्या है? यकृत। तो यकृत हम लोग देख लेते हैं। यकृत किसको कहते हैं? तो जो चौथा देख लिए, पंचवा देख लिए। अब आगे जो है वो छठा है। वो छठा आप लोग देखिएगा। छठा जो है यकृत किसको कहते हैं, कि यकृत किसे कहते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो यकृत यह मानव का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। क्या होता है? यह मानव का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, जिसका वजन 1.5 kg होता है। जिसका वजन 1.5 kg होता है। यह मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, जिसका वजन 1.5 kg होता है। और यह जो है, यह बड़ी ग्रंथि जिसका वजन 1.5 kg होता है, और यह उदर गुहा के ऊपर दाहिने भाग में स्थित होता है। उदर गुहा जो हमारा पेट है, पेट के क्या होता है? दाहिने भाग में स्थित रहता है। कि किस तरह रहता है? तो दाहिने भाग में, उदर गुहा के थोड़ा सा ऊपर दाहिने भाग में स्थित रहता है। तो ये सारे चीज़ हम लोग देख लिए। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगा देते हैं।
कि क्या चीज़, तो यकृत। यकृत किसको कहते हैं, ये हम लोग हेडिंग है कि यकृत किसको कहते हैं। देखिए सबसे पहले यह क्या है, यह बड़ी ग्रंथि है, हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। बड़ी ग्रंथि क्या है, बड़ी ग्रंथि है। दूसरा हम लोग बताएं कि इसका जो वज़न है 1.5 kg होता है। कितना होता है, 1.5 kg वज़न होता है। यह उदर गुहा के ऊपर दाहिने भाग में स्थित होता है। कहाँ पे, दाहिने भाग में स्थित होता है। तो इतना चीज़ हम लोग देख लिए। सबसे पहले हम लोग रिवीजन के तौर पर अगर देख लें तो पहले हम लोग देखें अमाशय में ऐसे जठररस देखें। उसके बाद जठररस के बाद हम लोग देखें कि पेप्टिक अल्सर किसको कहते हैं। उसके बाद पेप्टिक अल्सर के बाद हम लोग छोटी आंत देखें। छोटी आंत के बाद हम लोग देखें कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखें कि काइम किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग का जठररस कितने प्रकार के होता है ये देखें। और जो आगे है, आगे यकृत हम लोग देख लिए। तो इतना चीज़ हम लोग देख लिए। अब 2 और 3 वीडियो से ज़्यादा, यानी 3 वीडियो, अधिक से अधिक 3 वीडियो होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।